ग्राफिकल मेथड तुम लोगों ने अगर देखी होगी तो ग्राफिकल मेथड बिना ग्राफ पेपर के हो नहीं सकती। तो क्या तुम लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वेक्टर एडिशन करना है? ये वीडियो उसके बारे में बताता है कि डायरेक्टली मैथमेटिक्स का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग दो वेक्टर्स को एडिशन कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं एंड डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो प्रॉपरली इस वीडियो को देखें, इसी के साथ तुम्हारे नोट्स भी बनाएं और ऐसे परफेक्ट नोट्स बनाएं कि तुमको याद रहे वो सभी चीजें। क्लियर? मैक्सिमम प्रैक्टिस करें दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन डेरिवेशन के साथ देखने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और कैसे हो दोस्तों तुम लोगों ने कल का ये एग्जाम्पल ट्राई किया ही होगा। जितने बच्चों ने ट्राई किया है उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्राई करना, और जिनका आया होगा आंसर उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको नहीं आया है तो वो इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख लें। तो इसको सॉल्व करते वक्त हम लोग कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे वेक्टर्स के लगाने वाले, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो ए बी को मैं वैसे के वैसे लिखने वाला हूँ। तो ए बी, यहाँ पे ए बी वेक्टर वैसे के वैसे रखा। चलो ए बी को हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, तो ए बी वेक्टर मैंने ऐसे कैसे रखा, प्लस ए सी। ए सी वेक्टर कहां से कहां तक है देखो भला, ए से शुरुआत करता है, सी पे खत्म होता है, तो ए टू सी ऐसा वेक्टर है। तो ए टू सी वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो ए टू सी वेक्टर को मैं इन दो वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूं ना। देखो यहां पे ये टेल है, हेड है, इसकी टेल है और हेड है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा आया, टेल हेड कॉम्बिनेशन में आया। तो ये दो वेक्टर्स ऑर्डर में आ गए, है ना। तो यहाँ पे AC, इस वेक्टर को हम लोग इन दोनों का एडिशन लिख सकते हैं। तो AC को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे AB वेक्टर एंड प्लस यहां से यहां तक हम लोग ऐड करेंगे BC वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ठीक है, मैंने बोला था वेक्टर को ऑर्डर में लो, तो ये वेक्टर ऑर्डर में है। चलो AD वेक्टर को देखेंगे, A टू D, तो AD वेक्टर को वैसे के वैसे रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। तो AD वेक्टर हम लोग ऐसे ही रखेंगे। चलो आइए AE वेक्टर को क्या लिखने वाले, वो इंपॉर्टेंट है। तो A वेक्टर यहां से यहां तक है ना। AE मतलब A से शुरू करता है और E पे खत्म करता है। AD वेक्टर मतलब A से शुरू करता है और D पे खत्म करता है कि नहीं, ऐसा वेक्टर है AD वेक्टर। तो AD वेक्टर को हम लोगों ने वैसे के वैसे ही रखा। अब हम लोग AE वेक्टर को देखने वाले हैं। तो AE वेक्टर को देखोगे तो तुम्हें यहां पे क्या पता चलेगा, AE को तुम लोग दो वेक्टर्स में लिख सकते हैं। कौन कौन से दो वेक्टर्स है, AD बराबर। तो यहां से यहां तक हम लोग जा सकते हैं, AD, यहां से टेल हेड और फिर यहां से टेल हेड। तो हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में जा रहे हैं। तो यहां पे AE वेक्टर को हम लोग क्या लिखने वाले, क्या रिप्लेस करने वाले उसे, AD वेक्टर प्लस यहां से यहां तक DE वेक्टर। मस्त, बहुत बढ़िया सर। अब आगे, हाँ चलो AF के बारे में बात करें। तो AF यहां पे हमारे पास ऐसा है। तो AF वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो AF वेक्टर के लिए मैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन यूज करूंगा, वेक्टर लॉ, ठीक है ना। तो मैं यहां पे AF को मैं तीन वेक्टर्स के फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन तीनों के तीनों मैं ऑर्डर में लूंगा। तो देखो AF वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे A टू D बराबर, फिर D से E और E से F। तो ADDEEF, तो इन तीन वेक्टर का एडिशन किया है, ADDE और EF, और ये सभी के सभी वेक्टर्स मैंने ऑर्डर में लिए हैं बराबर। तो इन तीनों वेक्टर्स को तुम लोग यहां पे लिख सकते हो। तो यहां पे लिख सकते हो AD प्लस यहां पे हम लोग लिखेंगे DE, और यहां पे हमारे पास लास्ट वाला वेक्टर होगा एडिशन, कौन सा है भाई साहब, EF। तो यहां पे हम लोगों ने इन तीन वेक्टर्स को ऐड किया है हमको AF वेक्टर लाने के लिए। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अच्छा सर, ठीक है सर, ये आपने लिख लिया। और हम लोग क्या इस रेगुलर हेक्सागोन से हम लोग क्या बता सकते हैं, देखो AB वेक्टर को अगर तुम लोग देखोगे ना, तो AB वेक्टर का मुंह उधर है कि नहीं। लेकिन अगर तुम लोग DE वेक्टर को देखोगे, DE वेक्टर और AB वेक्टर, तो इन दोनों का तो लेंथ सेम है क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है, तो इसका मतलब AB और DE दोनों वेक्टर सेम ही हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से हम लोग यहां पे माइनस लिख सकते हैं। मतलब DE वेक्टर का अगर हम लोगों ने उल्टा किया तो हमें
ए बी वेक्टर मिलेगा। दोनों ए बी वेक्टर और अगर डायरेक्शन उस साइड होता, इस वेक्टर का अगर डायरेक्शन उस साइड होता, मतलब अभी जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होता, तो श्योरली हमें ए बी वेक्टर और वो अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर सेम मिलता। तो इसका मतलब डीई वेक्टर जो है ये ए बी वेक्टर का निगेटिव है, बराबर। अच्छा, अगर ऐसे ही देखोगे तो तुम लोग बीसी का भी निगेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। देखो तो बीसी की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ ईएफ की भी है। तो बीसी और ईएफ की लेंथ सेम ही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास डीई वेक्टर होता, डीई वेक्टर अगर है तो डीई वेक्टर को तुम लोग माइनस ए भी लिख सकते हो। अरे तो यहां पे मेरे पास डीई वेक्टर है सर, तो डीई वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ए बी। समझा नहीं? क्लियर? अच्छा, और मेरे पास ईएफ वेक्टर कहां पे है क्या? हाँ सर, यहां पे ईएफ वेक्टर है, तो ईएफ वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस बीसी वेक्टर। अरे समझा नहीं? बराबर है। तो चलो अब देखेंगे क्या क्या कट जाता है। बराबर है। तो चलो अब देखो, यहां पे एक ए बी है ना, ये इधर, तो ये ए बी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये देखो ये ए बी और ये माइनस ए बी कट गया है। देखो ये बी सी है ना, और ये माइनस बी सी कट गया, बराबर। अच्छा, और क्या कट रहा है भाई साहब? हाँ देखो यहाँ पे भी डीई वेक्टर है, देखे ना, यहाँ पे भी डीई वेक्टर है। तो डीई वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? डी को माइनस ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसको माइनस ए बी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बराबर है ना। तो माइनस ए बी यहाँ पे और यहाँ पे एक ए बी प्रेजेंट है, तो ये भी ए बी गया और ये वाला माइनस ए बी गया, बराबर। तो हमारे पास एक एडी, दो एडी और तीन एडी बच गए, बराबर है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो इसको इक्वल, इसको इक्वल, तो बच कितना गया हमारे पास? 3 एडी बच गया, बराबर। अब एडी को थोड़ा सा देख लो। अब ये जो पॉइंट है ना एग्जैक्टली सेंटर पे है यहाँ पे, है ना, तो इसका मतलब वो एडी का भी सेंटर है। तो एडी का सेंटर है तो ए से ओ एक वेक्टर बना सकते और ओ से डी एक वेक्टर बना सकते। तो तुम लोग अगर इस एडी वेक्टर को देख रहे हो तो एडी वेक्टर में ऐसे दो वेक्टर समाये हुए हैं, ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, बराबर है ना। एडी वेक्टर में दो वेक्टर, ये ए, ये ओ, ये डी, तो ए ओ डी, लेकिन ये दोनों तो सेम ही वेक्टर्स है ना। क्या बात कर रहे हो, दोनों सेम वेक्टर है? हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ओ उनका मिड पॉइंट है, क्योंकि ओ तो पूरे हेक्सागोन का सेंटर है, तो इसका तो मिड पॉइंट होगा ही, एडी का तो मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ओ इस एडी को दो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इसका लेंथ, एओ का लेंथ और ओडी का लेंथ, दोनों का लेंथ सेम होगा। इसका लेंथ और ओडी का लेंथ, दोनों का लेंथ सेम होगा और दोनों की डायरेक्शन एडी के ही डायरेक्शन में है। तुमको समझा नहीं? दोनों की डायरेक्शन एडी के ही डायरेक्शन में है, तो हम लोग एडी वेक्टर को डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये वेक्टर एओ वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर। लेकिन ये दोनों वेक्टर सेम ही होने की वजह से हम लोग इसको लिखेंगे एओ वेक्टर प्लस एओ वेक्टर। समझा ही नहीं? क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी सेम है बेटा, और दोनों सेम होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, दोनों का एडिशन, और दोनों का एडिशन अगर आ गया तो हम लोग एडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एडी हम लोग लिखेंगे एडी वेक्टर इक्वल टू 2AO वेक्टर, बराबर। यहां पे रख दो तो यहां पे इक्वल टू आ जाएगा 3 एंड इन ब्रैकेट 2AO वेक्टर। 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6। प्रूव हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। एंड आई होप कि तुम लोगों को ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई इशू नहीं, अगर नहीं समझा है तो अच्छे से रिवाइंड करके देखें, और किधर भी अगर डाउट है तो मुझे पूछें। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने अब तक जो यहां पे मेथड देखा है वो ग्राफिकल मेथड देखा है, और ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने वेक्टर्स को ग्राफ पेपर पे दिखाया है, एक स्केल पे दिखाया है। तो इसका मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐसा कुछ भी अगर हमको करना है तो सबसे पहले हमको ग्राफ पेपर लाना पड़ेगा, और बिना ग्राफ पेपर लाए ऐसा ग्राफिकल मेथड हम लोग बना ही नहीं सकते। दूसरा, हमको वो स्केल फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें प्रोट्रैक्टर चाहिए, एंगल मेजर करना पड़ेगा, और सभी ग्राफ पेपर पे ही कैलकुलेशंस होगा, थ्रू द स्केल होगा। इसलिए ग्राफिकल मेथड उतनी हैंडी नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए। इसके लिए हमेशा ग्राफ पेपर लगता है, ग्राफ पेपर चाहिए, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। दूसरा, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है,
है ना, कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, सबका सब है, थ्रू द स्केल है, तो स्केल का कैलकुलेशन भी हमें करना पड़ेगा, बराबर। और आने वाली डायरेक्शन जो है ना, वो एंगल मेजर करना पड़ेगा, तो एंगल का भी मेजरमेंट, तो ये चारों के चारों उसके ड्रॉबैक है। तो ग्राफिकल मेथड हमें कैलकुलेशन करने का कोई भी मौका नहीं देती। और इंपॉर्टेंट बात और क्या बताऊं कि ग्राफिकल मेथड में कोई फॉर्मूले नहीं है, ना साइन है, ना कॉस है, कुछ भी नहीं है। तो रियल वेक्टर एडिशन जो है इस ग्राफिकल मेथड से हम लोग करने नहीं वाले। वेक्टर्स का अगर रियल एडिशन करना है तो हमें दूसरा लॉ चाहिए जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। तो यू कैन राइट इट डाउन, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ अगर हमारे पास है तो ही हम लोग इसके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन को सिंपल बनाता है पैरेललोग्राम लॉ, और उसमें साइन, कॉस, ट्रायंगल लॉज वगैरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन ग्राफ पेपर वाला कैलकुलेशन है, एंड हेंस इट इज नॉट अ इजी मेथड फॉर एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। इसलिए पैरेललोग्राम लॉ हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं। ये एक ही ऐसा सिंगल लॉ है दोस्तों फिजिक्स में जिसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है वेक्टर एडिशन में। अब पैरेललोग्राम लॉ इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास अगर दो वेक्टर्स प्रेजेंट है, देखो एक पहला वेक्टर मेरे पास है, इसको हम लोग बोलेंगे, यहां पे मैं लूंगा, ये वेक्टर लूंगा मैं पी वेक्टर, ठीक है, इसको मैं क्यू बोल देता हूं, चलो जाने दो। और दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूं पी वेक्टर। अभी फिलहाल तो छोटे दिखा रहा हूं, बाद में मैं इसको बड़े दिखाऊंगा, ठीक है, या अभी बड़े दिखा देते हैं। ये पी वेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है और ये क्यू वेक्टर प्रेजेंट है बड़ा। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, पहले ये चेक करो कि दोनों के दोनों वेक्टर सेम टाइप है क्या, है ना, सेम टाइप के हैं क्या, पहले चेक करो। हाँ सर, दोनों वेक्टर सेम टाइप के हैं, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करने वाले, फोर्स में फोर्स ऐड करने वाले, एंड सो ऑन। तो ये दोनों वेक्टर्स अगर सेम टाइप के हैं तो इन दोनों वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करो। तो किस तरह से, कि वो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाए। इसका मतलब ये पी वेक्टर देखो, तो यहां पे मैंने पी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया ऐसे पी, तो ये पी वेक्टर का टेल है, और मैं यहां पे क्यू वेक्टर रिप्रेजेंट करूंगा कुछ ऐसे, तो यहां पे मेरे पास ये क्यू वेक्टर आ गया, बराबर। अब अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं, इसका मतलब यहां पे मैं अगर एक पैरेलल लाइन निकालता हूं और यहां पे अगर मैं पैरेलल लाइन निकालता हूं, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है। और इस पैरेललोग्राम में P और Q ये एडजेसेंट साइड्स हैं, या तुम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, P और Q का यहां पे थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन किया गया है। इसका मतलब यहां पे P की टेल और Q की टेल, दोनों की टेल एक साथ लाई गई है, तो दिस इज द टेल टेल कॉम्बिनेशन। बोथ द वेक्टर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, और हम लोग इस पॉइंट को ऐसा भी बोल सकते, दे आर को इनिशियल वेक्टर्स। ये को इनिशियल है। को इनिशियल इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से चालू करते हैं। इस तरह से हमें वेक्टर्स को पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और अगर दोनों वेक्टर्स को तुम लोगों ने एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब तुम लोग पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऐसे कहता है, टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप मस्ट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करने चाहिए, एडजेसेंट साइड, है ना, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की दो सेम टाइप के वेक्टर्स एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करनी चाहिए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट, अगर तुमको उनका रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है तुमको, उनका रिजल्टेंट निकालना है। अगर इन दोनों वेक्टर्स का तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट कौन देगा, डायगोनल देगा। लेकिन अब सर ये डायगोनल कहां से शुरू करना चाहिए, तो ये डायगोनल जो तुम लोग निकालने वाले हो, अभी पैरेललोग्राम को दो डायगोनल है, ये तो एक ये वाला एक डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है। इस डायगोनल के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करना है, तो इनका एडिशन या इनका रिजल्टेंट डायगोनल होगा। और वो डायगोनल कौन सा डायगोनल होगा, ऐसा डायगोनल जो कॉमन पॉइंट से निकाला गया हो।
सो P और Q इन दोनों वेक्टर्स को अगर तुम्हें ऐड करना है तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा एंड दैट डायगोनल विल स्टार्ट फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट से निकलना चाहिए डायगोनल। तो ऐसा ही डायगोनल उनका रिजल्टेंट दे सकता है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ द टू वेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट so that they represent adjacent side of a parallelogram in both magnitude and direction। ऐसे वेक्टर्स बनाओ कि दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से निकलने चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे सर ऐसा एग्जांपल कहां पे है हमारे पास? अगर तुमने गुलेर खींची तो गुलेर को ये स्ट्रिंग्स होती है ना, तो अगर हमारे पास गुलेर है, अगर हम लोग गुलेर को खींच रहे हैं तो गुलेर को दोनों साइड पे दो स्ट्रिंग होती है। या धनुष्य बाण तुम लोगों ने खींचा तो ऊपर एक टेंशन होता है, नीचे एक टेंशन होता है, ऐसा होता है ना। गुलेर का तुम लोगों ने देखा होगा, देखो गुलेर का स्ट्रक्चर ऐसा है। ये गुलेर सपोज हमारे पास प्रेजेंट है और हमारे पास ये तुम लोगों ने कभी रॉक थ्रो किया होगा, देखो तो यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है, दोनों के दोनों वेक्टर को इनिशियल है ना। या अगर तुम लोगों ने आर्चरी का अगर देखा होगा, है ना, बो एंड एरो अगर तुम लोगों ने देखा होगा कभी, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, कितना जमेगा मुझे पता नहीं। तो ये ऐसा कुछ, तो यहां पे अगर हम लोग बो एरो का अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें, ये देखो ऐसे, तो यहां पे एक वेक्टर प्रेजेंट है, यहां पे एक वेक्टर प्रेजेंट है, तो तुम लोग यहां पे ये ऐसा पैरेललोग्राम बना सकते और यहां पे ये पैरेललोग्राम इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करने में मदद करेगा। कौन से दो वेक्टर्स? जो वेक्टर्स एडजेसेंट हैं उनका एडिशन हो सकता है। तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर तुम लोग एडिशन करोगे तो कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकल रहा है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। इसलिए एरो से अगर तुम लोगों ने बाण खींचा और छोड़ दिया तो बराबर वो डायगोनल के डायरेक्शन में जाता है, दोनों के सेंटर में से जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, बराबर उनके सेंटर में से जाता है। गुलेर से अगर तुम लोगों ने कोई, है ना, पत्थर छोड़ा तो पत्थर छोड़ने के बाद वो पत्थर इस उंगली को नहीं लगेगा और ना ही इस उंगली को लगेगा, बराबर सेंटर में से निकल जाएगा। इसका मतलब वो डायगोनल का पाथ फॉलो करेगा। तो एडजेसेंट साइड अगर पैरेललोग्राम की हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट तुम लोग पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं और उन दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल होगा जो कि कॉमन पॉइंट से निकाला गया है। कॉमन पॉइंट से निकलने वाला डायगोनल उनका रिजल्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी और डायरेक्शन कितनी, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले ये इरेज कर देता हूं। अब यहां पे ध्यान दो, हमारे पास ये दो वेक्टर्स है और मान लो कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। अब सर ये P क्या है? देख, अगर P वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आ गया, और अगर सिर्फ P है, अगर हमें सिर्फ P बोला है तो P इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो P, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, और भाई साहब ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर तुम्हारा मैग्नीट्यूड अगर निगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब तुम लोगों ने कोई तो गड़बड़ किया, कोई तो घपला किया है तुम लोगों ने। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कभी निगेटिव आना ही नहीं चाहिए, क्लियर। तो P, सिर्फ P का मतलब क्या हुआ? उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, P वेक्टर मतलब डायरेक्शन आ गया, ठीक है। Q, ठीक है ना। Q इसका मतलब क्या हुआ बोलो? ओनली मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड आ गया? Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा, तो Q को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं? ऐसे, Q वेक्टर, और ये भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो सिर्फ Q, सिर्फ P पॉजिटिव है। P वेक्टर, Q वेक्टर वो डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव रह सकते हैं, वो क्लॉकवाइज रह सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में रह सकते हैं, नीचे रह सकते हैं, ऊपर रह सकते हैं, पता नहीं किस डायरेक्शन में रह सकते हैं। तो डायरेक्शन किसी भी वेक्टर को नेगेटिव बना सकता है, उसका मैग्नीट्यूड उसे कभी नेगेटिव नहीं बनाएगा, क्लियर। तो यहां पे सिर्फ P और सिर्फ Q का हमेशा वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या है? सर हमारे पास ये रिजल्टेंट है, इसको नाम देंगे, तो इसको R हम लोग कंसिडर करेंगे। R इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स।
सर आपको कैसे पता ये रिजल्टेंट है? क्योंकि इट इज अ डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट। तो देखो, सो हम लोग क्या निकालने वाले, वी वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ P एंड Q हमें चाहिए। एडिशन मतलब क्या चाहिए सर? इसी वर्ड का मतलब होता है रिजल्टेंट, बराबर। तो इसका मतलब हमें P और Q इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए, और इन दोनों वेक्टर्स का अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए तो ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो R वेक्टर होगा वो R वेक्टर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का एडिशन होगा, ठीक है। इस पैरेललोग्राम को अगर हम लोग नाम दें तो इसको हम लोग बोलेंगे O, इसको हम लोग बोलेंगे A, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे B और इसे हम लोग बोलेंगे C। करेक्ट एवरीवन? तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है यहां पे, ये रिजल्टेंट OC वेक्टर है। ये जो रिजल्टेंट है वो OC वेक्टर है। अगर मैंने P वेक्टर बोला तो वो P वेक्टर है OA वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। अगर मैंने Q वेक्टर बोला तो Q वेक्टर मेरे पास है OB वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, बराबर। सर आप दोनों भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा ये वेक्टर है, वेक्टर इसका मतलब इसको दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा और हम लोग जानते हैं अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको लेंथ चाहिए, ठीक है। और अगर डायरेक्शन चाहिए सर आपको, अगर आप डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं तो मैं 100% बोलूंगा कि मैं एंगल के बारे में बात करने वाला हूं, बराबर। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स निकालना इसका मतलब क्या है? मुझे पता है कि P और Q इन दोनों का रिजल्टेंट R आने वाला है, P और Q इन दोनों का रिजल्टेंट R आने वाला है, लेकिन उस R वेक्टर को दो चीजें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और दूसरा उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मुझे मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड निकालना इसका मतलब मुझे लेंथ निकालना पड़ेगा। तो R वेक्टर अगर OC वेक्टर है, ध्यान देना, R वेक्टर अगर OC वेक्टर है तो इसका मतलब उसकी लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़ी तो वो जी हो जाएगी लेंथ ऑफ OC। लेंथ ऑफ OC को मैं सिर्फ OC बोलने वाला हूं, क्लियर? सर R वेक्टर ये एक वेक्टर है, वेक्टर को दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका मतलब मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो लेंथ निकालना है, लेंथ मतलब लेंथ ऑफ OC। तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? लेंथ ऑफ OC। अच्छा, R वेक्टर का डायरेक्शन मतलब क्या है? एंगल। उसने एंगल कितना किया? तो अब तुम बोलोगे सर एंगल किसके साथ किया, है ना? तो एंगल तुम लोग किसके भी साथ कंसिडर करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यहां पे P के साथ किया हुआ एंगल निकालने वाले हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। तो हम लोग डायरेक्शन कैसे बताएंगे? P के रिस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्शन बताएंगे। अगर सपोज 30 डिग्री आया तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट P के साथ 30 डिग्री करता है, रिजल्टेंट P के साथ 30 डिग्री करता है, तो P के रेफरेंस में हम लोग बताएंगे। तुम लोग बोलोगे सर P के ही क्यों, आप Q के रेफरेंस में क्यों नहीं बोल सकते? हाँ मैं Q के रेफरेंस में भी बोलूंगा, टेंशन ना लें। तो इसको Q के रेफरेंस में हम लोग बीटा इंडिकेट करेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें दो चीजें निकालनी होगी, एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब लेंथ ऑफ OC, और डायरेक्शन मतलब एंगल। अब एंगल तुम लोग अल्फा कंसिडर करो, इट इज विथ P, है ना, विथ P वेक्टर के साथ किया हुआ एंगल है, या तुम लोग बीटा एंगल भी बोल सकते हैं, इट इज विथ Q वेक्टर। किसके साथ भी किया हुआ एंगल मेंशन किया तो हमको कोई फर्क नहीं, हमको सिर्फ वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है ये पता होना चाहिए, क्लियर? तो हमारा टारगेट ये है कि इन दोनों का एडिशन करके लेंथ कैलकुलेट करें, जिससे हम लोग मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, और यहां पे हम लोग डायरेक्शन पता करें, इसका मतलब एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्लियर? तो हमें ये डिराइव करना पड़ेगा। आ गया? तो मैं ये थोड़ा क्लीन करता हूं और डेरिवेशन कंटिन्यू करता हूं। चीजों को सिंपल करने के लिए मैंने यहां पे ये बीटा हटा दिया है, अरे मैंने अल्फा भी हटा दिया है क्या? कोई इशू नहीं। तो मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा ये अल्फा। तो अल्फा किसके साथ है? P के साथ है, ध्यान रखना। क्लियर एवरीवन? चलो, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है सर? पहली स्टेप होगी हमारी
मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है, तो लेंथ ऑफ ओसी, इसका मतलब आपको ओसी कैलकुलेट करना है। ओसी मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका भाई? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है मुझे। और क्या कैलकुलेट करना है सर? आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। डायरेक्शन इसका मतलब आप एंगल कैलकुलेट करने वाले हैं, और मैं एंगल यहां पे कैलकुलेट करने वाला हूं अल्फा विथ पी वेक्टर। तो मैं पहले ही बता दिया पूरा। और जो कैलकुलेशन हम लोग पहले करने वाले हैं वो मैग्नीट्यूड के लिए करने वाले हैं। तो हम लोग अभी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने वाले हैं। सब लोग ध्यान दो इधर। अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो ये लाइन को एक्सटेंड करो थोड़ी। तो इस पी वेक्टर को हम लोग एक्सटेंड करने वाले ऐसे, और यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले। ये डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में है। तो मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। भाई साहब मेरे पास ये 90 डिग्री आ गया। देख यहाँ पे ध्यान दे, ये ओबी लाइन और ये एसी लाइन एक दूसरे को पैरेलल है ना? पैरेलल है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल मेरे पास थीटा बनने वाला है। क्लियर? तो ये थीटा एंगल बनेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बनने वाला है एक। तो ये यहाँ से ए सी, और इसको हम लोग कंसिडर करेंगे डी। तो यहाँ पे ए सी डी ये ट्रायंगल बनने वाला है। हम लोग अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करने वाले। किसके बारे में? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के बारे में हम लोग सोचने नहीं वाले हैं। तो डायरेक्शन को निकाल दो पहले दिमाग से। डायरेक्शन के बारे में कब सोचेंगे? जब हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा। एवरीबॉडी क्लियर? चलो तो मैग्नीट्यूड के बारे में सोचेंगे। आ जाइए, ये छोटा ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी। चलो आ जाओ। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर साइन थीटा लिख लो। चलो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा इज अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। बोल अपोजिट साइड कितनी है? सी डी। एडजेसेंट साइड ए सी। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे AC कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज AC? नहीं, मैं यहाँ पे CD कैलकुलेट करता हूँ। चलो CD कैलकुलेट करेंगे। कितना होगा? AC साइन थीटा। CD आ गया। लेकिन AC क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो सर AC मतलब लेंथ है। अरे लेकिन पैरेललोग्राम में ये और ये तो सेम ही होता है ना? अपोजिट साइड सेम होती है ना पैरेललोग्राम में? तो यहाँ पे जो AC है और यहाँ पे जो Q वेक्टर है, तो Q वेक्टर और AC सेम होने चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग Q निकालने वाले हैं तो वो लेंथ ऑफ AC होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? मैंने मैग्नीट्यूड बोला है, डायरेक्शन के बारे में मैं कुछ चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब सर अगर आपको AC का लेंथ चाहिए तो AC का लेंथ मतलब OB का लेंथ होगा। लेकिन OB का लेंथ मतलब किसका मैग्नीट्यूड है? Q का। तो इसका मतलब CD की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ CD? दैट इज Q साइन थीटा। करेक्ट? चलो अच्छा, और एक प्रैक्टिस करेंगे। चलो कॉस थीटा के बारे में बताओ। कोई इशू नहीं, बोलो कॉस थीटा के बारे में तुम लोग कैसे बता सकते हैं? इसी ट्रायंगल में बोलना, छोटे ट्रायंगल में कॉस थीटा के बारे में। Cos theta is adjacent side divided by hypotenuse. What is the adjacent side? Sir, AD is the adjacent side. Theta के adjacent AD divided by what is the hypotenuse? AC. बराबर। तो हमें सर AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बोलो AD की वैल्यू क्या होगी? AC cos थीटा। एवरीबॉडी क्लियर? बढ़िया। लेकिन यहां पे ध्यान दो, सर AC आया हुआ है यहां पे। अरे AC की अपोजिट साइड मेरे पास है OB, लेकिन OB ये साइड Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना? लेंथ है तो मैग्नीट्यूड ही रहेगा। बराबर। तो इसका मतलब हम लोग AC को यहां पे Q लिख सकते हैं। तो AD की वैल्यू भी हमारे पास आ गई Q cos थीटा। ये जो भी हमारे पास मिला है ये ट्रायंगल ACD से मिला हुआ है। छोटा ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल से ACD, इस ट्रायंगल से मुझे मिला हुआ है। एवरीबॉडी क्लियर? चलो अब आगे जाएंगे। अब यहां पे ध्यान दो, मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। किसका? R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो ठीक है। क्या तुम लोग एक बड़ा सा ट्रायंगल देख पा रहे हो? कौन सा? देखो ट्रायंगल OCD। क्या ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है? कहां पे? सब देख देख देख, देख ट्रायंगल OCD, बड़ा ट्रायंगल। अरे ट्रायंगल OCD ट्रायंगल दिख रहा है ना? हाँ। तो OCD ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? चलो पाइथागोरस यूज करेंगे। मुझे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, OC स्क्वायर। हाँ, तो OC स्क्वायर की वैल्यू तुम लोग बोल सकते हैं। हाँ सर, OC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? OD स्क्वायर। हाँ बोलो OD स्क्वायर प्लस, हाँ अब आगे OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। एवरीबॉडी क्लियर? मस्त, बढ़िया। लेकिन OD को अगर तुम लोग देखो तो OD की वैल्यू तुम लोग देख सकते हैं, है ना? O
टू डी, तो इसके बीच में एक बी पॉइंट, ए पॉइंट है। तो ओ टू डी में अगर ए पॉइंट है तो हम लोग ओडी का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, बोलो? ओ ए प्लस ए डी होल स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। कॉम्प्लिकेटेड लगा क्या? नहीं सर, ओडी ओडी ये पूरी लेंथ है, इसके बीच में पॉइंट अगर ये ए है तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी। अब इसका पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, अब ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला हमें पता है, चलो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर, a की वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो पहली टर्म ओ ए स्क्वायर, बढ़िया, प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ओ ए इंटू ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। लेकिन तुम लोग इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेना यार। क्या है सर ये? सर ये ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर है। तो यहां पे देख लेना, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर है ना। सो ये जो टर्म है ये छोटे ट्रायंगल से रिलेट करती है। दिस इज रिलेटेड विथ ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल से रिलेट कर रही है वो टर्म। सो छोटा ट्रायंगल अगर हम लोग देखेंगे ए सी डी, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ट्रायंगल अगर आप ए सी डी देखोगे सर, तो ए सी डी का वैल्यू तुम लोग देख सकते हैं ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर अगर मुझे चाहिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर चाहिए, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। छोटे ट्रायंगल में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे वही है ना, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, तो इसको ए सी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो चलो आ जाओ, हम लोग जरूर लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास इंपॉर्टेंट स्टेप कैसे होगी, तो ये ओ ए वैसा का वैसा ही रहेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस इसको मैं 2 ओ ए डी वैसा ही लिखने वाला हूँ, प्लस यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा। हाँ, क्या सब्स्टिट्यूशन करूंगा, इसको हम लोग लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं अलग कलर यूज कर देता हूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे जाएंगे। हाँ, ओ ए। अब अगर तुम लोग ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ओ सी, ओ सी मतलब लेंथ है। किसकी लेंथ है? आर वेक्टर की लेंथ है। तो ये मैग्नीट्यूड होगा आर वेक्टर का। तो ओ सी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते? आर स्क्वायर। क्लियर? तो ओसी की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। अच्छा चलो आगे, ओ ए क्या आ गया सर? ओ ए देखो वहां पे ओ टू ए, ये लेंथ कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है? पी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है। प्लस 2 ओ ए, फिर से पी आ गया, इनटू। अब तो बात आ गई एडी की भाई साहब, लेकिन एडी की वैल्यू तो हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट करी है। क्या है? क्यू कॉस थीटा। तो यहां पे तुम लोग रख सकते क्यू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस AC स्क्वायर। अब ये AC जो है इसके अपोजिट में OB है, तो AC की वैल्यू और OB की वैल्यू सेम होगी और वो Q का मैग्नीट्यूड होगा, इसलिए हम लोग AC को डायरेक्ट Q स्क्वायर लिख सकते। अरे बराबर है ना। तो इसका मतलब हम लोगों ने R स्क्वायर कैलकुलेट किया है। तो R स्क्वायर आ गया P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला बन रहा है अभी। तो अगर मुझे R कैलकुलेट करना है तो मैं थोड़ा सा यहां पे इरेज कर देता हूं। अगर मुझे R कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। बहुत सारे बुक्स में यहां पे प्लस और माइनस लिखा है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे प्लस ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड है, R का मैग्नीट्यूड निगेटिव कैसे आ सकता है? पॉजिटिव ही आएगा, तो हमेशा प्लस आएगा ये, डोंट वरी। तो R, इसका मैंने स्क्वायर रूट लिखा, तो मैं अरेंज करूंगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। एंड ये फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा क्या देगा? रिजल्टेंट। किसका? दो वेक्टर्स का, जो को इनिशियल होंगे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते होंगे और थीटा उनके बीच में का एंगल होगा, तो हमारे पास डायरेक्टली ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब सर ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। हाँ बराबर, सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो लेंथ कैलकुलेट करी, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, लेकिन डायरेक्शन तो निकाली नहीं। निकालेंगे ना। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है, देखो यहां पे ध्यान दो।
डायरेक्शन का तो हम लोगों ने पहले से ही बोला है, मैं साफ कर लेता हूं इसको और फिर से मैं तुमको बताता हूं। तो डायरेक्शन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? डायरेक्शन की। और डायरेक्शन की जब भी बात होती है, हम लोगों ने बोला था कि भाई साहब एंगल के बारे में चर्चा होगी, और एंगल कौन सा? अल्फा, जो कि विथ पी है। पी के साथ किया हुआ एंगल है भाई साहब अल्फा, है कि नहीं? आप क्यू के साथ क्यों नहीं निकाल रहे? अरे तो पी के साथ निकाल या क्यू के साथ निकाल, हमारा टारगेट तो है ना कि उसका वो वेक्टर कहां पे है। हमें ये दोनों वेक्टर पता है, पी या क्यू, तो पी के रेफरेंस में बताया या क्यू के रेफरेंस में बताया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग पी के साथ एंगल निकालने वाले, ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये एंगल हमें निकालना है अल्फा, और इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करने वाले। कौन से ट्रायंगल में? बड़े ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल? बड़ा वाला ट्रायंगल। कौन सा? ओ डी सी। देखो इस ट्रायंगल को तुम लोग चेक कर सकते हो, ओडीसी। अब ओडीसी ट्रायंगल अगर तुम लोग देखो तो ओडीसी ट्रायंगल में तुम लोग टैन थीटा लिख सकते हो। बोलो टैन ऑफ, टैन थीटा लिख सकते हो क्या? नहीं, तुम लोग टैन अल्फा लिख सकते हो। ट्रायंगल देखा, ओ डी सी। इस ट्रायंगल में अल्फा, इस एंगल को मैं लिख रहा हूं टैन ऑफ अल्फा। मैं डायरेक्ट अल्फा कैलकुलेट करने वाला हूं, टैन ऑफ अल्फा। बोलो तो टैन ऑफ अल्फा हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। बोल अपोजिट साइड कितनी? सर अपोजिट साइड मेरे पास है सी डी डीसी, सी डी कुछ भी है ना, और एडजेसेंट साइड कितनी है? ओडी। बराबर है ना, सी डी तो वैसे ही रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें सी डी से, ठीक है। लेकिन क्या ओडी को मैं फिर से लिख सकता हूं? देखो ना, ओ टू डी है ना, यहाँ पे ए इन बिटवीन पॉइंट है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी। अरे बराबर है ना, तो चलो आ जाओ। तो अब हम लोग टैन ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं। बोलो टैन ऑफ अल्फा कितना आ गया? चलो यहाँ पे सी डी, सर सी डी सी डी सी डी, सी डी कहाँ पे है? उधर है। हम लोगों ने सी डी की वैल्यू पहले ही इस ट्रायंगल में निकाली हुई है। सी डी वैल्यू इज क्यू साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे सी डी का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्यू साइन थीटा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू निकाली है। ओए, ओए मतलब क्या है? ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पे तुम लोग पी लिख सकते हो सिर्फ, और आगे एडी। सो एडी की वैल्यू तुम्हें लिखनी है यहां पे प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ एडी? एडी की भी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी है, एंड दैट इज क्यू कॉस थीटा। भाई साहब बराबर है। अब बच्चे का पहला सवाल, सर आपने इन दोनों को येलो कलर यूज किया, इसको पी यूज किया है, बराबर। पी रेफरेंस है बेटा, पी काय आहे? रेफरन्स आहे। पीच्या कंपॅरिझन मध्ये स्टडी चालू आहे, पीच्या कंपॅरिझन मध्ये स्टडी चालू आहे। सो पीला बाजूला घेतलंय, ज्याच्या कंपॅरिझन मध्ये घेतलोय तो बाजूला राहतो, त्याच्यासोबत साइन थीटा किंवा कॉस थीटा अटॅच होत नाहीत। ज्याच्या कंपॅरिझन मध्ये तू हा अँगल काढतोय अल्फा, तो पी बाजूला राहतो। अल्फा पी सोबत आहे म्हणून तो बाजूला राहतो। अल्फा कुणाचा? पीचा, त्यामुळे तो बाजूला राहिला। थीटा सोबत त्याचं काही होणार नाही। अच्छा मग कोणासोबत होईल? क्यू सोबत होईल। मग क्यू साइन थीटा आणि क्यू कॉस थीटा असायला बघ, म्हणजे ज्याच्या सोबत अँगल नाही त्याला साइन थीटा आणि कॉस थीटा जाऊन चिटकते, कारण त्यासोबत कोणीच नाही। पण टॅन ऑफ अल्फा हा अल्फा अँगल पी सोबत केलाय, त्यामुळे रेफरन्स म्हणून हा पी बाजूला राहतो। सो जिसके साथ एंगल किया वो बाजू में रहेगा, जिसके साथ एंगल किया वो बाजू में रहेगा, तो पी यहां पे बाजू में रहेगा, बराबर। और यहां पे ये फॉर्मूला आएगा, मैथमेटिक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टैन इनवर्स बोलते हैं इसको। इस टैन को हम लोगों ने इधर भेजा, तो टैन इनवर्स, टैन का उल्टा, तो इसलिए रेस टू -1 लिख ले। अभी इसको ऐसा मत लिखना 1/tan, ऐसा नहीं है। टैन इनवर्स, मॅथमॅटिक्स मध्ये टॅन इनवर्सच असं फंक्शन आहे, 1/tan असं काही फंक्शन नाही है, त्यामुळे टैन इनवर्स। और यहां पे तुम लोग लिख सकते हो क्यू साइन थीटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सर इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? यार बहुत सिंपल, जिसके साथ एंगल किया है उसको तो बाजू में ले लो, और यहां पे क्या टैन थीटा है ना, टैन थीटा ऊपर साइन और नीचे कॉस, तो ऊपर साइन क्यू के साथ ज्वाइन करना, नीचे कॉस क्यू के साथ ज्वाइन करना, बात खत्म, बराबर। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे मुझे, हमको अल्फा निकालना नहीं था, हमको तो एंगल
क्यू के साथ निकालना था तो हमें ये वाला एंगल निकालना था बीटा, हमको पी के साथ एंगल नहीं निकालना था। तो अगर मास्टर का लॉजिक यूज करोगे तो बराबर आंसर आएगा। मैं थोड़ा क्लीन करता हूं इसको। मतलब लॉजिक यूज करोगे मतलब क्या, बताता हूं, जस्ट एक ही मिनट। क्या लॉजिक यूज करने वाले तुम लोग, ध्यान दो। यहां पे मैंने क्या बताया, तुमको जो टैन निकालना है निकालो। तुमको टैन बीटा निकालना है ना, यहां पे तुम लोगों ने बीटा क्या कंसिडर किया है, क्यू के साथ एंगल। इसका मतलब तुम लोगों ने इसको स्टडी करते वक्त क्यू को रेफरेंस पॉइंट माना है। तो क्यू को अगर तुम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट माना तो तुम लोग भाई साहब क्यू को बाजू में लोगे। एंगल जिसके साथ किया है उसको बाजू में लिया ना मैंने यहां पे, तो इसका मतलब यहां पे बीटा एंगल क्यू के साथ किया है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट क्यू के रेफरेंस में एक्सप्लेन हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको बीटा ले लेंगे। ठीक है ना। अब बाकी बचा पी, तो पी के साथ कंपोनेंट ज्वाइन होंगे, तो पी ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस यहां पे आ जाएगा पी कॉस थीटा। देखो ये थीटा मतलब क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। और मैंने बताया वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, बेसिक ऑफ वेक्टर्स में मैंने बताया था, दोनों वेक्टर को इनिशियल होने चाहिए, एक ही पॉइंट से शुरू करने चाहिए, तभी उनके बीच में एंगल तुम लोग कंसिडर कर सकते हो। तो इसका मतलब है यहां पे p cos थीटा, थीटा किसका, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, टोटल एंगल है थीटा। और बीटा किसके साथ है, q के साथ प्रेजेंट है, तो हम लोगों ने r वेक्टर का एंगल q के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह से हमें r वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला क्या, हाँ ये फॉर्मूला डायरेक्ट मिल गया। अच्छा, आर वेक्टर की डायरेक्शन मिली क्या, हाँ। तुमको पी के साथ एंगल निकालना है तो पी के साथ निकाल सकते हैं, क्यू के साथ अगर एंगल निकालना है तो क्यू के साथ निकाल सकते हैं। क्लियर। चलो इसका एक आध एग्जांपल देखेंगे। चलिए आइए, तो पैरेललोग्राम पे हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले। रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो तुम्हें याद होगा, चलो आ जा, क्या है, पी स्क्वायर हाँ प्लस क्यू स्क्वायर नॉर्मल प्लस 2pq कॉस थीटा, बढ़िया। ठीक है ना। अच्छा अब आगे, tan ऑफ अल्फा, अब ये अल्फा किसके साथ किया हुआ है, p के साथ, जिसके साथ किया उसको बाजू में लो और यहाँ पे q साइन थीटा लिखो और यहाँ पे q कॉस थीटा लिखो। चलो एक आध एग्जांपल दे देता हूं मैं तुम्हें, रेडी एवरीवन, चलो आ जाओ। टू वेक्टर्स राइट डाउन, हमारे पास टू वेक्टर्स है, टू वेक्टर्स 5 न्यूटन, कितना 12 न्यूटन, मेक्स making an angle 60 degrees with each other act at a point. Find their resultant. खत्म। यहां पे क्या बोला है, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, और रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में। ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर से, किसी को भी p मान लो, किसी को भी q मान लो। तो चलो मैं q मानता हूं 5 न्यूटन को, p मानता हूं मैं 12 को, मेरी मर्जी में जिसको भी मानूं। ठीक है ना। चलो आ जाओ डायग्राम बनाएंगे। p वाला लंबा 12 न्यूटन, q वाला 5 न्यूटन, है ना, q p, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे ऐसा आएगा। डायग्राम निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, कोई डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना, 60, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, तुम्हें सबको सब दिया हुआ है, फॉर्मूले का यूज करो, रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। चलो तो रिजल्टेंट r इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही ऊपर लिखा हुआ है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, रेडी, p स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, रेडी है ना, प्लस q स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2p 12 q 5 एंड कॉस ऑफ 60। अरे बाप रे, मास्टर का स्पीड बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, सब सिर्फ तो सब्स्टिट्यूशन ही तो किया है ना, है कि नहीं यार। और कॉस ऑफ 60 की वैल्यू पता ही नहीं, हाफ मैं बताऊंगा। ठीक है, और वैसे मैंने टेबल भी दिखाया है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जाके टेबल भी तुम लोग देख सकते हो। चलो 2 कैंसिल होगा, बराबर 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे 144
5 का स्क्वायर 25, 25 और यहाँ 12 इंटू 5 60। कोई होशियारी मारने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा एडिशन करो स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ चलो आ जाओ, 9 6 प्लस 2 8, ये 2 कैरी 1 तो 229 रिजल्टेंट आ गया। एवरीबडी क्लियर? और इसका यूनिट न्यूटन में ही रहेगा। क्लियर एवरीवन? तो ये रिजल्टेंट आ गया। अच्छा सर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, कोई इशू नहीं, डायरेक्शन निकालो tan ऑफ अल्फा। अब tan ऑफ अल्फा है कि नहीं, तुम लोग एंगल किसके साथ कंसिडर करने वाले हो? सर मैं ऊपर एंगल कंसिडर करूंगा, नीचे एंगल कंसिडर करूंगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है भाई। तो एंगल कौन सा कंसिडर कर रहा है? चल मैंने ये एंगल कंसिडर किया अल्फा, अब गड़बड़ है। अगर मैंने ये वाला एंगल कंसिडर किया अल्फा तो मुझे ये रेफरेंस मिला है, तो 12 को मैं हाथ नहीं लगा सकता, तो 12 न्यूटन को मुझे बाजू में लेना पड़ेगा, है कि नहीं? फॉर्मूले में क्या बोलता है? अल्फा जो एंगल है वो जिसके साथ किया हुआ है उसको बाजू में लेना है तुम्हें। तो यहां पे तुम लोगों ने अल्फा एंगल 12 के साथ किया है, ऐसा कंसिडर किया, तो तुम लोगों को 12 न्यूटन को बाजू में लेना पड़ेगा। अब आगे, तो आगे क्या? तो दूसरा वेक्टर जो है 5 के साथ तुम्हें लगाना पड़ेगा साइन 60। साइन 60 क्यों? क्योंकि थीटा और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60, प्लस यहां पे 5 कॉस ऑफ 60। क्लियर? तो चलो इसका कैलकुलेशन करेंगे। भले हमारा आंसर इसका फ्रैक्शन में आए कोई फर्क नहीं पड़ता। √3 डिवाइडेड बाय 2 साइन 60 की वैल्यू, चलो यहां पे 12 आ जाएगा, प्लस 5 कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 24 प्लस 5 29। तो tan ऑफ अल्फा तुम लोग कैलकुलेट कर सकते 5√3 और यहाँ पे 24 29। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? तो ये कैलकुलेशन चेक कर लेना प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, तो ये tan अल्फा इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दे, कोई इशू नहीं। ये मुझे मिला डायरेक्शन, tan अल्फा की वैल्यू मिली, और ये मुझे मिला मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके। ऐसा ग्राफिकल मेथड से तुम लोग निकाल सकते थे क्या? नहीं, हर बार तुम्हें ग्राफ पेपर निकालना पड़ता, फिर स्केल निकालना पड़ता, फिर एंगल वैंगल मेजर करो। लेकिन यहां पे हम लोग कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेम ही प्रॉब्लम, लेकिन मैं डाटा थोड़ा सा बदलने वाला हूं। तो मान लेना यहाँ पे मुझे दिया गया है 4 न्यूटन, यहाँ पे दिया गया है 3 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर, फाइंड देयर रिजल्टेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से निकाल सकते। चलो तुम लोग सॉल्व करना चाहते हो, स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करो। तो क्या क्या दिया है भाई साहब? 4 न्यूटन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 न्यूटन, इन दोनों का बीच में एंगल 90 दिया है। आप डायग्राम सही बन रहा है, ये रिजल्टेंट आर बराबर। चलो तो थीटा हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है, थीटा इक्वल टू 90। मेरे पास P की वैल्यू प्रेजेंट है, मेरे पास Q की वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करने के लिए रेडी, तैयार। चलो R की वैल्यू निकालेंगे। चलो भाई साहब, स्क्वायर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला है? P का स्क्वायर Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। P का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर आ गया, Q का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ गया, 2PQ cos ऑफ 90। बाप रे, भगा रहा है मास्टर। नहीं बेटा देख, ध्यान दे, रिवाइज करता हूं। P की वैल्यू कितनी? 4। P की वैल्यू 4 रखी देख। Q की वैल्यू कितनी? 3 रखी देख Q की वैल्यू। तो P स्क्वायर Q स्क्वायर, 2 का 2 वैसे ही, P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 3, cos थीटा, थीटा थीटा दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। लेकिन cos 90 की वैल्यू हमें पता है ये 0 है, इसका मतलब ये पूरी टर्म निकल जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 टर्म्स बचने वाली है। तो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 25, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो बचपन से जानते हैं 5 न्यूटन रिजल्टेंट आ गया भाई साहब। तो 90 डिग्री के केस में cos ऑफ 90, तो ये cos की वैल्यू निकल जाती है, क्योंकि cos ऑफ 90 की वैल्यू 0 है। चलो अब डायरेक्शन निकालेंगे अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा पहले देख लेना है, अल्फा मैंने किसके साथ कंसिडर किया हुआ है, दिमाग में सोचना है। अल्फा मैंने किसके साथ कंसिडर किया? 4 वाले के साथ। तो ले 4 को बाजू में, अल्फा जिसका उसको बाजू में ले, वो दूसरे किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्फा का हो चुका है। क्लियर? चलो आ जाओ, अब क्या होगा? Q है ना, तो Q
यहाँ पे Q है ना, P को बाजू में लिया, मैंने P को 4 कंसिडर किया, तो Q की वैल्यू 3 बराबर साइन थीटा साइन 90, ठीक है ना, प्लस 3 कॉस ऑफ 90। बेटा कॉस ऑफ 90 की वैल्यू बोलो 0, तो ये निकल जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब tan ऑफ अल्फा का वैल्यू 3/4 आ गया, और tan ऑफ अल्फा का वैल्यू 3/4 आया, इसका मतलब अल्फा कितना 37 डिग्रीज। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स हमारा जो लेक्चर है, इसी प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर होगा या दूसरा लेक्चर होगा, उसमें मैंने ये वैल्यूज पूरी निकाल के बताई हैं, ठीक है, ट्रायंगल वैंगल सब निकाल के बताया, तो उस केस में अल्फा इक्वल टू कितना 37 डिग्रीज। क्लियर? तो बस दोस्तों यहां तक हम लोग देखते हैं, इसी प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका कैलकुलेशंस हम लोग देखेंगे, इसके डिफरेंट केसेस हम लोग देखने वाले हैं, एडिशन को अब हम लोग परफेक्ट करेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? चलो बाय बाय, थैंक यू।